नमस्कार, स्वागत है आपका। बिग एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। बिग एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में गैंग वॉर की। अब दिल्ली के लोगों को डर सता रहा है कि क्या अब दिल्ली में भी गैंग वॉर शुरू हो गया है। क्या देश की राजधानी दिल्ली में लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरी दिल्ली गूंज उठी है। लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम पर आखिर किसने जानलेवा हमला किया, किस गैंग के बदमाशों ने टीम लॉरेंस की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद बात होगी भोजपुरी स्टार निशा उपाध्याय की, जिनके शो में हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। बीच प्रोग्राम में सिंगर ने सैंडल तानकर एंकर की ऐसी क्लास लगाई, हर कोई दंग रह गया। आखिर मंच पर एंकर ने ऐसा क्या कर दिया कि निशा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दिखाएंगे बदसलूकी और सिंगर के कड़े जवाब की पूरी रिपोर्ट। इसके बाद बात होगी मालेगांव की, जहां नगर निगम एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। टीपू सुल्तान की तस्वीर के बाद अब सरकारी दफ्तर को इबादतगाह बनाने पर घमासान छिड़ गया है। बिना इजाजत ऑफिस में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होते ही बीजेपी हमलावर है। दिखाएंगे मालेगांव का ये नया सियासी संग्राम। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में हुए गैंग वॉर की। राजधानी दिल्ली एक बार फिर गोलियों के तड़तड़ाहट से दहल उठी है। इस बार बदमाशों के निशाने पर भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम है। कश्मीरी गेट ISBT के पास मंगलवार देर रात लॉरेंस के वकील की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज करके पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम पर हमला हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में यह गैंग वॉर, जिसके बाद आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। लोग डरे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब क्या दिल्ली में इसी तरीके से गोलियों की आवाज उनको सुननी पड़ेगी। दिल्ली के पॉश इलाके कश्मीरी गेट में यह हुआ है। बदमाशों ने वकील की कार को घेरा और फायरिंग की है। दिल्ली के पॉश इलाके कश्मीरी गेट के पास की यह घटना है। फायरिंग के वक्त गाड़ी में वकील समेत 5 लोग थे। बाइक से आए 3 बदमाश कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग में एक व्यक्ति के कंधे पर गोली जा लगी। हमला इतना तेजी से हुआ कि कोई संभल भी नहीं पाया। बाइक से 3 बदमाश आए थे, जिन्होंने कई राउंड फायरिंग की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को खुला चैलेंज। लॉरेंस के वकील पर चली ताबड़तोड़ गोलियां। एक स्कूटी पर 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। दिल्ली में गैंगवार की आहट। देश और विदेश में लोगों पर फायरिंग करने वाला, फिल्मी जगत में दहशत फैलाने वाला लॉरेंस बिश्नोई आज खुद निशाने पर है। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर ISBT के पास लॉरेंस की लीगल टीम से जुड़े वकील की कार पर बीती रात ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ये गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस गाड़ी पर कश्मीरी गेट हनुमान मंदिर के सामने 4 राउंड फायरिंग की गई, जिसके निशान अभी भी आपको इस गाड़ी पर नजर आ जाएंगे। फॉरेंसिक की टीम जब इस गाड़ी को इंस्पेक्ट करने पहुंची तो ये आप एरो देख रहे हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, इन 4 डायरेक्शन से जो गोली है वो इस गाड़ी पर लगी। इस गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो लीगल सेल है उससे जुड़े हुए 5 लोग बताए जा रहे हैं। दीपक खत्री, संदीप, जो पीछे बैठा हुआ था संदीप, उसके कंधे पर गोली लगती है। हालांकि जो चालक था, इस गाड़ी का ड्राइवर था, गोली लगने के बाद उसने गाड़ी रोकी नहीं, वो सीधा सिविल लाइन से इस गाड़ी को ले जाता है, एक सेफ जगह पर गाड़ी को रोकता है, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी दी गई। लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम पर फायरिंग। कश्मीरी गेट ISBT के पास गोलीबारी हुई। रात 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच गोलियां चली। बाइक सवार 3 बदमाशों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के वक्त कार में 5 लोग सवार थे। हनुमान मंदिर के पास खड़ी जिस गाड़ी पर गोलियां चली उसमें 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक लॉरेंस की लीगल टीम से जुड़ा वकील था। गोलीबारी में एक शख्स को कंधे में गोली लगी, जो फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मंदिर दर्शन करके निकले थे, तो जैसे गाड़ी में बैठा हूँ मैं आगे सीट पे, 3 बच्चे पीछे बैठे थे, दोस्त मेरे। तो जैसे हमने गाड़ी स्पीड में करी, आवाज़ धमाका आया, तो जैसे हमने पीछे देखा कि शीशा टूट चुका था, हमने गाड़ी भगा ली बस, उसके बाद रुके ही नहीं हम। लेकिन थ्रेट था? हाँ, थ्रेट तो था। पुलिस को पहले जानकारी दी थी कि थ्रेट है किसी गैंग? थ्रेट है, पर मुझे ये नहीं पता कि है थ्रेट है। बातें आती हैं मार्केट में कि आप लॉरेंस के एडवोकेट हो, छोड़ दो केस, ऐसी कई चीज़ें हैं। बट हम तो वकील है भाई, करेंगे काम, जो काम करना है हमने। जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में। वकील दीपक खत्री की शिकायत पर कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। एक स्कूटी पर 3 अज्ञात हमलावरों ने, उनमें से एक के पास वेपन था जिसने फायरिंग करी है, और उस फायरिंग इंसिडेंट में एक गोली इनके एक साथी हैं संदीप, जिनको शोल्डर पे एक गोली
पियर्स कर गई है और ही इज़ सेफ। मामला दर्ज करके नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस अब आसपास लगे कैमरास खंगाल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या यह हमला सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को डराने के लिए था या फिर कोई उसे खुला चैलेंज दे रहा है, क्योंकि जिस टीम को लॉरेंस का कवच कुंडल मारा जाता है अब उसी टीम पर गोलियां चली है। क्या कोई नया गैंग लॉरेंस के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है? दिल्ली पुलिस के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है कि क्या ये आने वाले बड़े गैंगवार का ट्रेलर तो नहीं। फिलहाल हमलावर फरार है और पुलिस उनको पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार, भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर, एक्ट्रेस के बारे में, जिनके साथ स्टेज पर बदसलूकी का मामला सामने आया है। दरअसल भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी सिंगर निशा उपाध्याय के शो के दौरान हंगामे का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में सिंगर निशा उपाध्याय हाथों में सैंडल लिए शो के एंकर को लताड़ रही हैं। इधर वीडियो सामने आने के बाद लोग निशा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो आखिर क्या हुआ है, पूरा मामला आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों भड़की है सिंगर, भोजपुरी सिंगर। इस रिपोर्ट में देखिए। अश्लील एंकर अब शब्द पर भड़की सिंगर। शो में गंदी बात पर बवाल, सिंगर ने चप्पल को बनाया तलवार। हाथों में चप्पल लिए ये महिला भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी सिंगर निशा उपाध्याय है, जिन्हें गंदी बात पसंद नहीं। यही वजह है कि शो के एंकर की ओर से अपशब्द कहे जाने पर सिंगर निशा उपाध्याय भड़क गई और स्टेज पर ही सैंडल उतार लिया। एंकर की गंदी बात से नाराज सिंगर उसे चप्पलों से मारने दौड़ी। मामला यूपी के गोरखपुर का है, जहां पर भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय शादी समारोह में परफॉर्म करने पहुंची थी। निशा अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही थी, तभी एंकर ने सिंगर पर रेट को लेकर कमेंट किया। एंकर की बात निशा को नागवार गुजरी और गुस्से में निशा ने लाइव शो के दौरान ही एंकर पर भड़क गई। स्टेज पर ही सैंडल उतारकर एंकर को मारने दौड़ी। हालांकि इस दौरान मंच पर मौजूद लोगों ने सिंगर को समझाकर मामले को शांत कराया, लेकिन भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय के ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो को देखकर लोग निशा उपाध्याय की तारीफ कर रहे हैं। इधर निशा उपाध्याय गोरखपुर के एसपी से मिलकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। शो के एंकर पर गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। वहीं एसपी अभिनव त्यागी इस मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक अलग तरह का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के मालेगांव में घटना चर्चा का विषय बन गई है। बिजली विभाग के दफ्तर में ही नमाज अदा की गई। दरअसल बिजली विभाग के दफ्तर में नमाज अदा करने से लोग नाराज हैं। नगर निगम ऑफिस इबादतगाह बन गया है। ऑफिस में सरकारी कर्मचारियों ने नमाज पढ़ी है और ऑफिस में नमाज के लिए इजाजत नहीं ली गई थी, ये आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी ने सरकारी ऑफिस में नमाज पर आपत्ति जताई है। नमाज पढ़ने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सरकार को पत्र लिखा है और कर्मचारियों को सस्पेंड करने की भी अपील की है। किरीट सोमैया क्या कह रहे हैं, सुनिए। मालेगांव महापालिका में सरकारी कर्मचारी और कुछ नागरिक नमाज भी पढ़ने लगे हैं। मैंने महापालिका अधिकारी, पुलिस अधिकारी से बातचीत की है। उनके ऊपर एफआईआर, गुनाह दाखिल होना चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी मैंने प्रार्थना की है, ये सब सरकारी अधिकारियों को ताबड़तोड़ सस्पेंड करना चाहिए। और सरकारी दफ्तर के भीतर नमाज पढ़े जाने को लेकर कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि ये सरकारी दफ्तर है या फिर इबादतगाह। नमाज के लिए आखिर किसने मंजूरी दी थी? क्यों ये लोग नमाज पढ़ रहे थे? क्या रमजान में कहीं भी नमाज पढ़ी जा सकती है? क्या नमाज को सियासी हथियार बनाया जा रहा है? सवाल ये भी कि कहीं भी नमाज पढ़ने पर रोक कब लगेगी? क्या सस्पेंड होंगे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने सरकारी दफ्तर के भीतर बिना किसी परमिशन के नमाज पढ़ी? अब उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमजान के मौके पर ये नमाज पढ़ते रहे, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। और अब जब वीडियो सामने आया है तो इस पर सियासत भी हो रही है और सवाल भी पूछे जा रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि इजराइल दौरे पर रवाना हो रहे हैं।
भारत अपने स्वदेशी मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र को तैयार कर रहा है, जो 2035 तक देश के बड़े शहरों, सामरिक ठिकानों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसाइल, ड्रोन खतरों से सुरक्षित करने का लक्ष्य रखता है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा इस मिशन को नई गति देने वाला साबित हो सकता है। क्योंकि अब सवाल यह है कि आखिर क्यों यह महत्वपूर्ण है। 2 दिन के इजरायल दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 साल में पीएम मोदी की यह दूसरी इजरायल की यात्रा है। साल 2017 के जुलाई महीने में प्रधानमंत्री इजरायल गए थे। नेतन्याहू संग प्राइवेट बातचीत अभी भी करेंगे, इसके पहले भी हुई है। पीएम मोदी इजरायल की संसद को भी संबोधित करेंगे। पीएम जब वहां होंगे तो संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे जो संसद को संबोधित करेंगे। भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और इजरायल में टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का दौरा भी करेंगे। हथियारों से जुड़ी डील पर बातचीत की भी संभावना है। ड्रोन, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर भी चर्चा होगी। तो ये महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का दौरा इजरायल के लिए, क्योंकि भारत के डिफेंस सिस्टम के लिए भारत को हथियारों के तौर पर और मजबूत करने के लिए यह दौरा प्रधानमंत्री का इजरायल का अहम माना जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मोदी का इजरायल दौरा। मोदी और नेतन्याहू में सुरक्षा पर सुपर संवाद। पश्चिम एशिया में जंग की आहट तेज, अमेरिका ईरान आमने सामने। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 2 दिन के इजरायल दौरे पर रवाना हो चुके हैं। 9 साल में मोदी का ये दूसरा इजरायल दौरा है, जिसका फोकस कूटनीति से ज्यादा स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर है। 2 दिन के इजरायल दौरे पर पीएम मोदी अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध के बाद मोदी का पहला दौरा। इससे पहले जुलाई 2017 में इजरायल गए थे मोदी। रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देने का अवसर, जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले इजरायल की संसद को भारतीय तिरंगे के रंगों में रोशन किया गया, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और गहरी दोस्ती का इजहार है। इजरायल में पीएम मोदी बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। दोनों में ईरान संकट, गाजा युद्ध पर चर्चा संभव है। ड्रोन, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर बातचीत। इजरायल की संसद को संबोधित करेंगे पीएम और भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का दौरा भी करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का इजरायल दौरे के दौरान रक्षा के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच करीब 8.6 अरब डॉलर की रक्षा महाडील संभव है। प्रिसिजन गाइडेड बम और एडवांस मिसाइल सिस्टम पर चर्चा। हेरॉन MK2 मेल ड्रोन डील पर बात। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम सहयोग पर जोर। हाई स्पीड गोल्डर होराइजन मिसाइल ऑफर पर चर्चा। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया मॉडल पर फोकस। बॉर्डर निगरानी और स्मार्ट सर्विलेंस टेक्नोलॉजी पर डील। साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भी करार। पीएम मोदी के दौरे का संदेश साफ है। भारत पश्चिम एशिया में संतुलन बनाए रखते हुए अपने रणनीतिक हितों को मजबूत कर रहा है। मिडिल ईस्ट के बदलते समीकरणों के बीच भारत अपनी नई रणनीतिक पोजीशन तय कर रहा है। अगर भारत और इजरायल में महाडील पर मोहर लगती है तो भारत की सैन्य ताकत को नई धार मिलेगी और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और निर्णायक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ग्रेटर नोएडा में बच्चे की मौत को लेकर प्रदर्शन हुआ है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर लोग जुटे हैं। बच्चे के माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल हैं। 5 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। कल तालाब में 5 साल के बच्चे का शव मिला था। ग्रेटर ग्रेटर नोएडा में ये तीसरी घटना है पिछले 1-1.5 महीने में, जिसमें बच्चे या एक युवा युवराज मेहता की हमने आपको बताया था कि कैसे गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी। नोएडा में भी पानी भरा होने से युवराज मेहता की मौत का मामला सामने आया। ग्रेटर नोएडा में भी एक तालाब में गिरने से बच्चे की मौत हुई और अब एक बार फिर एक और बच्चे की मौत के बाद लोग नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर की इस वक्त की मेरी मौजूदगी है, जहां पे 5 साल के ईशू वो पहले गुमशुदा हो जाता है और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उसकी जो लाश है, 5 साल बच्चे की जो लाश है, वो एक नदी से बरामद होती है। ये नदी भी नहीं कहेंगे बल्कि एक गड्ढा होता है, उसमें पानी भर जाता है, वहां से उसकी लाश जो है वो बरामद होती है। परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। सबसे पहले दिखाया तो यहाँ पे भारी संख्या में आपको देखिए तो पुलिस फोर्स की मौजूदगी जो है वो भी नजर आ रही होगी। सामने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है और यहाँ पे जो
ईशू की माता जी है उनका रो रो करके बहुत बुरा हाल है। 5 साल का जो छोटा बच्चा है वो यहाँ पे जो है उसकी मौत हो जाती है। माँ का रो रो करके बुरा हाल है। आपको यहाँ पे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो किसान यूनियन के लोग जिनका ग्रामीणों जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। माता जी का देखिए रो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? जी, मांग हमारी है ईशू को इंसाफ दो और जो भी इससे संबंधित अधिकारी है उनको उचित कार्रवाई दो, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उस जोड़ की सौंदर्यकरण बाउंड्री हो। ये बहुत सारी हमारी मांगे हैं और जो इसमें सम्मिलित अधिकारी है उन पर कानूनी कार्रवाई करके उनकी पूर्ण रूप से जांच कर देनी चाहिए। अभी क्या कह रहे हैं आप लोग? यहाँ पे आए हैं, प्रोटेस्ट दर्ज करवाने आए हैं। फिलहाल यहाँ पे पुलिस भी मौके पर है। आगे आप लोग क्या मिलेंगे? अथॉरिटी के लोगों से भी मिलेंगे? जी, आज हमारे यहाँ पे धरना है। हम यहाँ पे जो है घेराव करेंगे और हम यहाँ पे जब तक नहीं उठने का काम करेंगे जब तक ईशू को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ की जो मांग है वो कर रहे हैं। माता की एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं तो देखिए इनका रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि 5 साल का बेटा था जो कि मंदिर के पास पहुंचता है और उसके बाद जो है वो मिसिंग चला जाता है। लेकिन ठीक 1 हफ्ते के बाद जो उसकी बॉडी है वो रिकवर होती है और उसी के बाद देखिए परिवार का यही आरोप है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की एक बहुत बड़ी जो लापरवाही जो है वो निकल के सामने आई है और उसी की वजह से वो गड्ढा होता है, उसमें पानी भरा होता है। 1 महीने पहले एक बार फिर से यही तस्वीर सामने आई थी, लेकिन फिर से लापरवाही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की देखी जा रही है, जिसकी वजह से एक बच्चे की मौत हो जाती है। विजय खान के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मामूली बात को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ा कि एक गुट दुकान में घुस गया और जमकर मारपीट की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये वही जगह है जहां पर मारपीट हुई है। दुकान में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। महाराजगंज उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर है। अब पुलिस इस मामले में इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में गिरफ्तारी कब होगी और कब ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने सरेआम दुकान के भीतर घुसकर मारपीट की है और आखिर क्यों इन लोगों को खुली छूट है ऐसे गुंडागर्दी करने की। झारखंड के धनबाद में बच्चा चोरी के शक में भीड़ का गुस्सा देखने को मिला है। ईस्ट बसूरिया ओपी क्षेत्र के निछानी पुल के पास 3 महिलाओं को लोगों ने बच्चा चोर समझकर जमकर पिटाई कर दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस की गाड़ी पर भी चप्पल और जूते से हमला किया गया। घटना ईस्ट बसूरिया ओपी क्षेत्र के निछानी पुल की है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने तीनों महिलाओं को भीड़ से छुड़ाकर सुरक्षित अपने कब्जे में लिया और थाने ले गई। और अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बताते हैं, जहां थाना जवा क्षेत्र के सुनैना गांव में पुलिस की लापरवाही से बड़ी वारदात हो गई। दलित परिवार की बारात पर ठाकुर समुदाय के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। ठाकुर समुदाय के लोगों ने दलित की बारात में डीजे सहित कई कारों में तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब दलित दूल्हे की बारात ठाकुरों के मोहल्ले से गुजरी थी, तभी दलित बारातियों ने डीजे पर जातिगत गाना छोरा जाटव का बजा दिया। इस जातिगत गाने को बजाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दलित दूल्हे की बारात को उनके गंतव्य की तरफ रवाना करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। और होली से पहले बाजार में मिलावटी सामान की भरमार है, लेकिन मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन भी सख्त है। खाद्य विभाग ने ग्रेटर नोएडा में 200 किलो नकली पनीर पकड़ा है। दुकानों पर रेड की गई है। इस कार्रवाई का संदेश साफ है कि त्योहार की मिठास में जहर घोलने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। रंगों का त्योहार, मिलावटखोरों पर प्रहार, जहरीली मिठाई का जाल, कार्रवाई दमदार। रंगों के त्योहार से पहले मिठाइयों की आड़ में मिलावट के खेल पर बड़ी कार्रवाई जारी है। होली की मिठास में जहर घोलने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन सख्त। इसी अभियान के तहत ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने 200 किलो नकली पनीर जब्त कर नाले में बहा दिया।
होली से पहले ग्रेटर नोएडा में बड़ी छापेमारी, तिलपवा गांव में 200 किलो नकली पनीर जब्त। चौधरी पनीर भंडार पर प्रशासन का एक्शन। सिर्फ ग्रेटर नोएडा ही नहीं, नोएडा में भी खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन जारी। खाद्य सुरक्षा विभाग का सख्त अभियान। सेक्टर 45 के गणेशपुरम रेस्टोरेंट पर छापा। सेक्टर 93 में भी एक दुकान पर रेड। खोया के 3 सैंपल लैब में भेजे गए। प्रशासन का साफ कहना है कि मिलावटखोरों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। हमने विभिन्न प्रतिष्ठानों के निरीक्षण किए हैं। निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई हैं उनको नोटिस भी जारी किए हैं। नोटिस जारी करने के अतिरिक्त जहां पे आप सूचना आधारित कार्रवाई की है, लगभग 14 टन तेल को सीज किया गया है, 2 क्विंटल पनीर नष्ट कराया गया है, 100 किलो के रसगुल्ला जो गुलाब जामुन थे उनको प्रदूषित अवस्था में पाए जाने पर नष्ट कराया गया है। होली रंगों का त्योहार है, लेकिन अगर मिठास में मिलावट घुल जाए तो त्योहार फीका पड़ जाता है। ग्रेटर नोएडा हो, नोएडा या कोई भी शहर, त्योहार की आड़ में जहर बेचने वालों की अब खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।